तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी का। मैं अंकित, आपका अपना बड़ा भाई, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट रेसिस्टेंस में। साथियों, पिछली कक्षा में मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हो रहा था ये मैंने बताया। फिर मैंने आपको 1830 ईस्वी की क्रांति और उसके परिणाम को बताया। और आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रांस की 1848 ईस्वी की क्रांति को बड़े ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल एक बार में दिमाग में बिल्कुल कहानी की तरह फिट हो जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि वीडियो जैसे ही खत्म हो उसके बाद आपको एक कॉपी और पेन लेकर के इस वीडियो का जो भी बात आपको याद रहे वो बात कॉपी में लिखना है, उसको कनेक्ट करने का कोशिश करना है ताकि आपको यह टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पिछली कक्षा में मैंने आप सभी को बताया था कि चार्ल्स टेन जो था वो बुर्बो राजवंश का सदस्य था और उसको मार करके सब जनता भगा दिया इंग्लैंड। जब वो इंग्लैंड भाग गया तो सब जनता लोग जो है और प्रेस वाला सब मिल करके एक नया शासक चुना और उस शासक का नाम था लुई फिलिप। तो 1848 ईस्वी की क्रांति जो है लुई फिलिप के शासनकाल में संपन्न हुई थी। तो सबसे पहला बात आप लोग याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा कि 1848 ईस्वी की क्रांति किसके शासनकाल में संपन्न हुई। तो बच्चा पार्टी याद रखिएगा, लुई फिलिप के शासनकाल में। लुई फिलिप जो था जनरली ऑर्लियंस वंश का शासक था। याद रखिएगा जी, पूछा जाएगा कि ऑर्लियंस वंश का शासक कौन था। लुई फिलिप। सन 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद कौन सा राजवंश का उदय हुआ। तो ऑर्लियंस वंश का उदय हुआ। ऑर्लियंस वंश का राजा बना था लुई फिलिप। लुई फिलिप उदारवादी राजा था। उदारवादी मतलब समझे क्या हुआ। उदारवादी कहने का अर्थ हुआ जो जनता के सुख दुख को समझे, जनता के प्रति जिसको लगाव हो। लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत था कि बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। इसके अंदर बस यही कमी था कि अपना आप के बारे में तारीफ सुनना चाहता था। जैसे में कुछ भी काम करे तो इसको खाली कह दीजिए कि राजा साहब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये फूल के एकदम बहुत बड़ा हो गया, मतलब कि इसको अपना अंदर से बहुत बड़ा बनने का चाहत रहता था कि हम बहुत बड़ा बने और सब लोग मेरा तारीफ करें, ऐसा इसको लगता था। जो कि इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कमी निकल कर सामने आया। ये जो है एवं मध्यवर्गीय स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लुई फिलिप जो था अपना विरोधी को खुश करने के लिए, लुई फिलिप अपने विरोधी को खुश करने के लिए कौन सा नीति लागू किया जी। तो लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया। इस नीति के तहत पता क्या था, स्वर्णिम मतलब होता है जो धन संपत्ति वाला आदमी हो, यानी कि स्वर्णिम यानी धन संपत्ति वाला आदमी यानी पूंजीपति आदमी। वैसे लोग जिनके पास पूंजीपति हैं उन लोग को राजनीति में हिस्सा दे दिया। बोला ना कि हम राजा हैं, आप लोग जो है पूंजीपति। जैसे में आज हम लोग क्या होता है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी तो यही काम कर रहे हैं। पूंजीपति लोग अंबानी और अडानी के साथ मिलकर देश को चला रहे हैं कि ना, अंबानी अडानी जो बोलेगा वही देश में होता है। उसी प्रकार उघड़ी का जो राजा था, उघड़ी का राजा जो लुई फिलिप था, वो भी मध्यवर्गीय स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति लाया जिसके तहत पूंजीपति लोगों के साथ मिलकर शासन करता था। तो याद रखिएगा कि लुई फिलिप ऐसा राजा था जो पूंजीपति वर्गों को राजनीति में महत्व दे दिया था। जिसके बाद क्या हुआ, ये अकेले कोई काम नहीं करता था, इसने अपना सहयोगी गीजो को बनाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री बनाया। तो गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। कब बनाया जी। तो 1840 ईस्वी में। गीजो को प्रधानमंत्री कब बनाया गया। 1840 ईस्वी में। गीजो जो है कट्टर प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी मतलब होता है जो लोग समाज के सुधारने के लिए जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करे और जो काम नहीं करना चाहिए ये करे। जैसे में आपको जो है, आप कोई राजा है तो आप समाज को सुधारने का काम करिएगा तो आप होइएगा बढ़िया राजा। लेकिन अगर आप समाज को सुधारने के बाद उल्टा पुल्टा काम करेगा जिससे समाज बर्बाद हो तो उसे कहेंगे प्रतिक्रियावादी। और ये कट्टर प्रतिक्रियावादी था। इसका कहने का था बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा काम करना था, जनता के हित के बात नहीं करेगा, जनता को भुखमरी बेरोजगारी लाने का मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब कट्टर प्रतिक्रियावादी था। उसके बाद कि लुई ऑर्लियंस वंश के शासक जो था लुई फिलिप एवं गीजो, ये दोनों के शासनकाल में देश में भूखमरी या बेरोजगारी आ गया था। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, चाहे वो फ्रांस में चार्ल्स टेन हो चाहे लुई फिलिप हो, इन लोग के शासन में भूखमरी बेरोजगारी सब समस्या आ गया जनता पर। लेकिन कभी पेपर लीक नहीं हुआ था हम लोग की तरह। इन लोग के पास राजा था और पेपर लीक नहीं होता था। उसके बाद देखिए, अब देखिए जब देश में भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या आ जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री और राजा का बुराई होने लगेगा। तो जगह जगह पर प्रधानमंत्री की आलोचना होने लगी। आलोचना कहने का अर्थ होता है बुराई, यानी जब देश में भूखमरी और बेरोजगारी का समस्या आ गया तो देश की आम जनता जो थी, फ्रांस की आम जनता, वो राजा और प्रधानमंत्री दोनों का बुराई करने लगे। जिसके बाद 22 फरवरी को, कितना फरवरी को जी, डेट अब यहाँ से याद रखिएगा, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को थियर्स नाम के वो व्यक्ति थे जी, थियर्स नाम के एक व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में 22 फरवरी 1848 ईस्वी को थियर्स नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में पेरिस में एक विशाल महाभोज का आयोजन किया गया। याद रखिएगा,
पेरिस में विशाल महाभोज का आयोजन कब किया गया? तो 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में विशाल महाभोज का आयोजन किसने किया? तो थियर्स ने। कहाँ किया? तो पेरिस में। क्या किया? तो विशाल महाभोज का आयोजन किया। ये भोज में एक बात था, सबके खाना खिलाता था, सब देश में जितना आदमी आया उस सबको, देश की जो जनता था वो आम दिन खाना खिलाया। थियर्स बोलता था, ए चाचा राजा देखला ना, भूखमरी बेरोजगारी आ गेलो है, राजा के मार के भगावे के। यानी कि लोग खाना खिलाता था और सब जनता के मन में ये बात भर दिया, ये चाचा राजा के मार भगाना है जी, टेंशन काहे ले होगा, मानी सब जनता नहीं जी। 1789 में मार के भगा देली, 1830 में भगा देली, एकरो भगा देवे। यानी महाभोज का आयोजन हुआ, लेकिन उसमें खाना खिलाना उद्देश्य नहीं था। उसका मेन उद्देश्य था जगह जगह राजा का विरोध करना। यानी जो महाभोज का आयोजन हुआ उसका मेन उद्देश्य यही रखा गया कि सब जगह से राजा का विरोध करना है। आज भी हम लोग का फर्क बस इतना ना कि पहले के समय में सब समाज सुधारक लोग करते थे कि खाना खिला करके बोलते थे राजा का विरोध करना है, और आज के समय में राजा, इसमें हम लोग के देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये लोग हम लोग को खाना खिला कर वोट खरीद करके हमनी के चला देता है। लेकिन वो घड़ी क्या होता था कि जनता लोग जो खाना खिला करके आता था कि राजा का विरोध करना है। उसके बाद क्या हुआ जी, 22 फरवरी को जब महाभोज का आयोजन हुआ, उसके बाद 2 दिन के बाद 24 फरवरी 1848 ईस्वी को राजा जो था, राजा कौन था जी? तो लुई फिलिप। प्रधानमंत्री कौन था? गीजो। ये दोनों देश को छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। यानी कि ऑर्लियंस वंश का शासन कब खत्म हुआ? तो 1848 में। तो पूछा जाएगा कि फ्रांस में ऑर्लियंस वंश का शासन काल यानी अवधि कितना था? तो 1830 से बेचारा शुरू हुआ, 1848 ईस्वी में खत्म हुआ। यानी 18 साल के लगभग में फ्रांस में लोग शासन किया। देश में भूखमरी बेरोजगारी आ गया, जनता लोग इसको मार के भगा दिया। कहाँ भगा दिया जी? इंग्लैंड भगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब राजा चल गया था, देश को चलाने के लिए एक असेंबली हुआ करती थी जिसका 17 जून 1789 जो 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति हुआ था ना, उसी के बाद देश में एक असेंबली का गठन हुआ जिसे नेशनल असेंबली कहा गया, और ये देश को चलाने का काम कर रही थी। ये 2-3 वो नियम लाई। पहला नियम यह लाई कि 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को, यहाँ पे याद रखिएगा कि 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को, 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को मत देने का अधिकार प्राप्त था। पहला पॉइंट कि नेशनल असेंबली जो है क्या सुधार किया था? नेशनल असेंबली सुधार किया कौन चीज? तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष को, महिला को घड़ी अधिकार नहीं था वोट देने का, पुरुष को अधिकार दिया वोट देने का। उसके बाद जब देखा कि देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है, तो नेशनल असेंबली जो है ना काम की गारंटी दिया कि देश के हम युवा को काम देंगे, बस कुछ समय दीजिए, देश का स्थिति हम सुधार के रख देंगे। उसके बाद जो गणतंत्रवादी लोग थे, देखिए समाज का, फ्रांस का देश में समाज था 2 भाग में बटा था। एक तो वैसा लोग था जो गणतंत्रवादी विचारधारा का था, और एक ऐसा समाज था जो सुधारवादी विचारधारा का था। यानी देखिएगा, ये मान लीजिए कि फ्रांस है, क्या है जी? फ्रांस है। तो इसका समाज जो है मेनली 2 भाग से बटा है। यानी कुछ लोग जो है वो गणतंत्रवादी विचारधारा के यानी जी, और कुछ लोग जो है वो सुधारवादी विचारधारा के यानी एस। तो गणतंत्रवादी विचारधारा वाला क्या चाहता था? तो गणतंत्रवादी विचारधारा वाला चाहता था कि राजा का पूर्णतः अंत हो जाए, यानी फ्रांस में कोई राजा नहीं रहे, गणतंत्र यानी हम लोग गणतंत्र रहे, जनता भी राजा बनेगा। ये कौन करता था? तो गणतंत्रवादी विचारधारा के मानने वाले जो लोग थे उनका मानना था कि राजा का पूर्णतः अंत हो जाए, और उनका नेता लमार्टिन था। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि फ्रांस में गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? लमार्टिन। कौन था जी? लमार्टिन। लेकिन सुधारवादी जो थे वो चाहते थे ना कि फ्रांस में राजतंत्र रहे, लेकिन राजा के शक्ति में सुधार किया जाए, यानी राजा जो मनमानी करता है उसको सुधार किया जाए, और संविधान के अनुसार से राजा के शक्ति को बांट दिया जाए। तो याद रखिएगा सुधारवादियों का नेता कौन था? लुई बला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुधारवादियों का नेता कौन था जी? लुई बला। और सुधारवादी चाहते थे कि राजतंत्र में सुधार हो, राजतंत्र में क्या हो? सुधार हो, तथा संवैधानिक राजतंत्र और राजा की शक्ति को संविधान के अनुसार चलाया जाए, और संवैधानिक राजतंत्र हो देश के अंदर। तब ये दोनों के बीच टकराव हो गया। यानी अब देखिए क्या हुआ था कि गणतंत्रवादी और सुधारवादी के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें आप लोग कहानी सुने होंगे कि 2 बिल्ली के बीच रोटी बांटने के लिए बंटवारा नहीं हो रहा था, ज्यादा कम हो रहा था, बंदर आकर के बीच में रोटी खा गया था, पूरा मजा मार लिया था बंटवारा के बहाने। उसी प्रकार जब गणतंत्रवादी या सुधारवादी नेता ये दोनों के बीच चल रहा था टकराव कि कौन किस प्रकार का शासन रहेगा फ्रांस में, राजा रहेगा कि राजा नहीं रहेगा, तो इस प्रकार का चल रहा था टकराव। अब बीच में दंगल मार दिया एक और तीसरा व्यक्ति उठ के आया जिसका नाम था लुई नेपोलियन। लुई नेपोलियन याद रखिएगा कि 1848 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस का राजा कौन बना जी? तो लुई नेपोलियन बना फ्रांस का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से रिकैप करते हैं सन 1848 ईस्वी की क्रांति। अगर आपसे पूछा जाए कि सन 1848 ईस्वी की क्रांति क्या है, इसका वर्णन करें, तो आप लोग किस प्रकार की लीजिएगा? तो देखिए ऐसे आपको लिखना है,
फ्रांस में सन 1848 ईस्वी की क्रांति लुई फिलिप जो अर्लियर फ्रांस के शासक लुई फिलिप के शासन काल में संपन्न हुई। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए मध्य वर्गीय स्वर्णिम नीति का अवलंबन किया था। उसके बाद क्या कर लिखेंगे जी कि लुई फिलिप अपने शासनकाल में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था 1840 ईस्वी में। गीजो जैसे ही शासन में आया, देश में विदेश नीति सब असफल हो गया, देश में गरीबी आ गया, देश में बेरोजगारी आ गया, देश में भूखमरी आ गया, जिसके बाद जगह जगह पर राजा और गीजो की आलोचना होने लगी। जिसके बाद 22 फरवरी 1848 ईस्वी को 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पूरे यूरोप में फ्रांस है, पूरे फ्रांस का राजधानी पेरिस था। याद रखिएगा, पेरिस जो था जी वो फ्रांस का राजधानी था। यहाँ पे आप लोग कहा गया, हाँ पेरिस, इसको याद रखिएगा, ये फ्रांस का राजधानी था। तब फ्रांस की राजधानी में थियर्स के नेतृत्व में, थियर्स नाम के एक समाज सुधारक व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में जो विशाल महाभोज का आयोजन किया गया। इस भोज जो था, खाना खिलाने वाला भोज था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सब व्यक्ति को समझा देना है कि राजा का जगह जगह विरोध करना है। जिसके बाद हुआ कुछ ऐसा ही, 22 फरवरी को खाना खा के सब जनता लोग जान गया कि राजा का विरोध करना। जिसके बाद 24 फरवरी 1848 ईस्वी को जब पूरा भयंकर लड़ाई झगड़ा किया और राजा को भगा दिया। याद रखिएगा, राजा देश छोड़कर कब भागा था? 24 फरवरी 1848 ईस्वी को राजा गद्दी छोड़ के भाग गया। कहाँ भागा जी? तो इंग्लैंड भागा। जब राजा भाग गया तो उसके बाद का स्थिति पूछेगा कि परिणाम इसका क्या हुआ, तो सन 1848 ईस्वी के परिणाम कुछ हुआ। तो पहला परिणाम यह हुआ कि नेशनल असेंबली जो फ्रांस को चलाने का काम था, उन नेशनल असेंबली ने 21 वर्ष से अधिक उम्र को पुरुषों को वोट देने का अधिकार दे दिया, साथ ही बेरोजगार युवाओं को काम देने की गारंटी दी। उसके बाद ये लोग क्या किया कि जो गणतंत्रवादी विचारधारा को मानने वाले लोग थे, उनके नेता लमार्टिन थे, और लमार्टिन जो थे वो चाहते थे कि गणतंत्रवादी विचारधारा के लोग चाहते थे कि राजा का बिल्कुल अंत हो जाए। लेकिन सुधारवादी विचारधारा को मानने वाले जो लोग थे, उनके शासक लुई बड़ा थे, और वो लोग चाहते थे कि राजतंत्र में सुधार हो और संवैधानिक राजतंत्र हो। और ये दोनों के बीच टकराव हो गया। इससे कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, तीसरा व्यक्ति का नाम था लुई नेपोलियन, और फ्रांस का नया राजा लुई नेपोलियन। चलिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय देख लिया, फ्रांस में 1782 की क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, फिर आपने 1830 ईस्वी की क्रांति देख ली, फिर आपने 1848 ईस्वी की क्रांति देख ली, और इसके बाद अब हम लोग जाएंगे एकीकरण में, इटली के एकीकरण में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और इसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस क्लास से मिलजुल कर पढ़ सकें। और आप लोग मन लगा कर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।